नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है थ्योरी की क्लास अपनी शुरू हो गई है और मैंने कहा था कि साथ साथ में आपको मैं थ्योरी की क्लासेस जो है ना पूरी करवा दूंगा। तो थ्योरी की क्लासेस की अपन बात करें तो आज जो अपन टॉपिक लेने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि ये केवल SST वालों के लिए है, चाहे वो रीड फर्स्ट लेवल का है, चाहे वो रीड सेकंड लेवल का है, चाहे वो SST का है, चाहे वो साइंस का है, सबके अंदर CCE वाला टॉपिक दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटा टॉपिक है और मैं तो आपको पता है कि पहले आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जितनी स्पीड से हो सकेगा फटाफट आपको मैं क्या करवा दूंगा, टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। तो आप समझने के ऊपर फोकस रखना है क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। दूसरा, मैं आपको उतना ही पढ़ूंगा जितना आपके रीड में आने वाला है। अब CCE को पढ़ते जाओ तो बहुत भरपूर है, कितना पढ़ोगे, लेकिन अपन को उतना ही पढ़ना है जितना आपके रीड के अंतर्गत आएगा। तो बहुत ही स्पीड से मैं CCE को लूंगा। सबसे पहले CCE की बात करते हैं दोस्तों कि CCE के अंतर्गत क्या है। तो CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE किसे कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मूल्यांकन की जो सबसे पहले अवधारणा स्पष्ट की थी ना, वो तो की थी स्क्रीवेन ने। किसने की थी भाई? स्क्रीवेन ने सबसे पहले मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया था। लेकिन स्क्रीवेन की अवधारणा के स्पष्ट इन्होंने कर दिया था। उसके बाद में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी दोस्तों, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जिसका नाम था 1986 शिक्षा नीति आई थी। इस 1986 शिक्षा नीति ने क्या कहा? दो प्रकार के मूल्यांकन बताए। यदि आप मूल्यांकन ले रहे हो ना तो दो प्रकार का मूल्यांकन बालकों का होना चाहिए। उन्होंने दो प्रकार का कौन कौन सा बताया? एक तो बताया भाई इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा बताया भाई? रचनात्मक मूल्यांकन। एक मूल्यांकन तो आपका बताया भाई रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा इन्होंने बताया आपका विकासात्मक मूल्यांकन। दो प्रकार के मूल्यांकन इन्होंने बताए। एक तो बताया था रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा कौन सा बताया था इन्होंने? विकासात्मक मूल्यांकन। इसके इतिहास की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दो प्रकार के मूल्यांकन बताए। एक तो बताया था आपका रचनात्मक मूल्यांकन, एक बताया था विकासात्मक मूल्यांकन। ये बात किसने कही थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसका अभी अपडेट भी आ गया 2020, नई शिक्षा 1986 को अपडेट करके ना 2020 लाया गया है दोस्तों। तो 1986 ने क्या किया था? ये दो प्रकार के मूल्यांकन बताए, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा विकासात्मक मूल्यांकन। यदि आप बच्चों का मूल्यांकन ले रहे हो तो या तो वो रचनात्मक होना चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए? आपका विकासात्मक होना चाहिए। केवल और केवल शैक्षिक प्रणाली पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई थी ना, उसने कही थी दोस्तों। उसके बाद में ये कह करके तो चली गई। उसके बाद में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दो प्रकार के मूल्यांकन की बात की, उसके बाद में आया था आपका NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005। इसने मूल्यांकन में दो शब्द जोड़े। एक का तो नाम था सतत और दूसरे का नाम था व्यापक। ये दोनों शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? ये दोनों शब्द NCF 2005 के द्वारा जोड़े गए। एक तो शब्द जोड़ा था सतत और एक जोड़ा था इन्होंने व्यापक। ये किसके आधार पर जोड़ा था? 1986 में जो राष्ट्रीय नीति में जो उन्होंने दो प्रकार के मूल्यांकन बताए थे भाई, विकासात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, इसके आधार पर इन्होंने जोड़े थे। तो दो शब्द जुड़े थे, सतत और व्यापक। तो ये देखिए सतत एवं व्यापक, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक शब्द जोड़ा गया। ये दोनों शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो आपको याद रखना भाई, ये दोनों शब्द जोड़े गए थे NCF 2005 के द्वारा। मूल्यांकन ये दिया नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अंतर्गत दो शब्द जोड़े गए थे, जिसका एक का नाम था सतत और दूसरे का क्या नाम था दोस्तों? व्यापक। ये सतत क्या होता है, व्यापक क्या होता है, पर आगे पढ़ेंगे। एक बार ये CCE आया कहां से ना, हल्का सा इसका क्या कर देते दोस्तों, इतिहास कर लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने दो शब्द जोड़ दिए सतत एवं व्यापक, उन्होंने कह दिया मूल्यांकन सतत होना चाहिए और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आपका व्यापक होना चाहिए। ये तो कह करके चले गए थे, लेकिन अब सतत कैसे ले, व्यापक कैसे ले, इसकी कुछ ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, कुछ पता भी होना चाहिए। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि सतत मूल्यांकन कैसे लेना है, व्यापक मूल्यांकन कैसे लेना है, तो लेंगे कैसे भाई? तो पता तो होना चाहिए ना। इसके लिए क्या किया था? तो दो संस्थाएं थी। एक का तो नाम था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एक संस्थान का नाम था आपके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और दूसरे संस्थान का नाम था भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय। भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय, इन दोनों ने संयुक्त तत्वाधान में, इन दोनों ने मिलकर के 20 सितंबर 2009 को
20 सितंबर 2009 को सीसीई के प्रारूप की घोषणा कर दी। इसकी घोषणा कर दी भाई, प्रारूप की। ये सीसी इस प्रकार से होगा। तो प्रारूप की घोषणा सबसे पहले सीसीई की किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय, इसको हाल ही में हटा करके ना शिक्षा मंत्रालय के अंदर जोड़ दिया गया है, लेकिन उस वक्त ये था, तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे 20 सितंबर 2009 को इसके प्रारूप की घोषणा कर दी गई, सीसी ऐसे लेना है। तो केवल प्रारूप से काम नहीं चलेगा, काम किसे चलेगा कि साथ साथ में उन टीचरों को ट्रेनिंग भी तो करना पड़ेगा ना, जो सीसीई के लिए लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे सितंबर में इसकी घोषणा कर दी और अक्टूबर के अंतर्गत इसका प्रथम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी। पहले प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी। सबसे पहला प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो ये खोला गया है आपके गुजरात के अंदर खोला गया था। और गुजरात में भी यदि जगह पूछ ले तो जगह का नाम है अभी पंचमूला, यानी कि सीसीई के तहत पहला जो है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया था दोस्तों? वो खोला गया था गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर भी जगह का क्या नाम था दोस्तों? पंचमूला जगह का नाम था। पंचमूला गुजरात के अंदर जो है ना पहला प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। तो 1986 में दो प्रकार के मूल्यांकन बताए, रचनात्मक और विकासात्मक। फिर आया आपका एनसीएफ 2005, इसने मूल्यांकन में दो शब्द जोड़े, सतत और एक जोड़ा था आपका व्यापक। 20 सितंबर 2009 को भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में इसके प्रारूप की घोषणा की गई। जैसे ही प्रारूप की घोषणा की तो अक्टूबर 2009 में इसका प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया था। और प्रथम प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया था दोस्तों, वो खोला गया था आपके पंचमूला गुजरात के अंदर। 2000 जैसे पंचमूला गुजरात में ये खोल दिया गया था दोस्तों, तो जैसे ही खोला और ट्रेनिंग हो गई थी उस वक्त, और उस वक्त 2009 की बात चल रही थी, अक्टूबर 2009 की बात चल रही थी, तो अपन सत्र मान लें कि वहां पे जो सत्र चल रहा था, आपका सत्र चल रहा था 2009-10। उसी सत्र में इन्होंने ट्रेनिंग पूरी करवा करके केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इसने भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने विद्यालयों के अंदर कक्षा 1 से लेकर के 9 तक सीसीई को ना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। 2009-10 सत्र कौन सा चल रहा था? 2009-10। 9-10 के कक्षा 1 से लेकर के 9-10 इसको लागू कर दिया गया था। हालांकि वो 10वीं कक्षा में भी लागू करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त क्या था कि ये समय जो था जनवरी-फरवरी के आसपास में था, और आपको पता है कि फरवरी-मार्च के आसपास में ना सीबीएसई वालों के बोर्ड के एग्जाम रहते हैं। उन्होंने वहां पे लागू नहीं करके फिर उनको लागू कहां पे कर दिया? उन्होंने अगले सत्र में 2009-10 में इन्होंने 9 तक लागू कर दिया, और 2010-11 में इन्होंने क्या कर दिया? 1 से लेकर के 10 तक की कक्षाओं में इसे क्या कर दिया भाई? अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। तो पूछ ले भाई, वर्तमान में सीबीएसई में कहां तक लागू है? 1 से 10 तक। सर्वप्रथम कितनी कक्षा तक लागू किया गया था? 1 से 9 तक लागू किया गया था। ये सब एक बार प्रश्न आया था कि 10वीं बोर्ड की कक्षाओं में उन्होंने सीसीई कब लागू किया था? 2010-11 में। सीसीई कब लागू हुआ? तो 2009-10 में। ये छोटे छोटे टॉपिक इनके लिए आपको क्या रखना है? हल्की हल्की सी इसकी आपकी जानकारी रखनी है दोस्तों। तो ये था 2009-10 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 1 से 9 तक अनिवार्य लागू कर दिया था, और 2010-11 में कक्षा 1 से 9 से बढ़ा करके कितनी कर दी थी भाई? 1 से 10 तक। ये तो था भाई भारत का इतिहास कि भारत में सीसीई कहां से आया था। तो भारत में इतिहास का इतना से याद रखना है आपको। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकासात्मक और रचनात्मक 2 मूल्यांकन की बात की। फिर आया एनसीएफ 2005, इसने मूल्यांकन में 2 शब्द जोड़ दिए, सतत और व्यापक। फिर आया भाई मानव संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 20 सितंबर 2009 को सीसीई के प्रथम प्रारूप की घोषणा की, और अक्टूबर 2009 में इसका प्रथम ट्रेनिंग सेंटर जो गुजरात पंचमूला में खोल करके ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी गई थी। उस वक्त सत्र चल रहा था 2009-10। उसी सत्र के अंदर इन्होंने क्या किया? कक्षा 1 से 9 तक सीसीई को लागू कर दिया, और अगले सत्र में 2010-11 के अंदर इन्होंने क्या किया? बढ़ा करके इसको 1 से 9 से बढ़ा करके कितना कर दिया इन्होंने? 1 से 10 तक कर दिया। ये तो थी दोस्तों भारत की बात में जब बात कर दी, जितना भी इतिहास था ना आपके भारत का इतिहास था। उसके बाद में क्योंकि अपन परीक्षाएं राजस्थान के संदर्भ में हो रही, तो राजस्थान के प्रश्न पूछने की संभावनाएं क्या बनती है भाई? तो ज्यादा बनती है। तो राजस्थान में ये सीसीई कैसे आया था, कैसे नहीं आया था, इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो सबसे पहले ये सीसीई आया था दोस्तों, वो आया था आपके अप्रैल 2010। कब आया था दोस्तों? अप्रैल 2010। तारीख भी पूछ रहे 1 अप्रैल 2010 तारीख इसकी 1 अप्रैल 2010 थी, लेकिन अप्रैल पूरे महीने में काम चला था, इसलिए तारीख की वैल्यू ज्यादा इसकी इतनी मानी नहीं गई दोस्तों, है ना। 1 अप्रैल 2010 के दिन आया था। तो राजस्थान में अप्रैल 2010 में अलवर और जयपुर की, तो ध्यान रखना कि राजस्थान के अंतर्गत केवल 2 जिलों के अंतर्गत ही सर्वाधिक सीसीई को लेकर के काम हुआ था दोस्तों। कौन कौन से 2 जिले थे? एक तो था आपका अलवर और एक था आपका जयपुर। सर्वाधिक जो काम हुए थे इन्होंने हुए थे। तो सबसे पहले आया था ना, लागू नहीं किया था। लागू करने से पहले एक बार इसको ट्राई किया था कि इसका प्रभाव कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। तो उन्होंने एक बार अलवर और जयपुर की स्कूलों में ट्राई के तौर पर 7 स्कूलों में एक बार इसको चलाया, लागू नहीं किया।
केवल 7 स्कूलों में एक बार ट्राई किया भाई ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है। फिर 7 स्कूलों में लागू करने के बाद में थोड़ा बहुत प्रभाव इसका आया, अच्छा खासा आया होगा, तो फिर उन्होंने वापस राज्य सरकार से बात की भाई हमने 7 स्कूलों में ट्राई किया, इसका प्रभाव अच्छा आ रहा है, अब क्या करो आप राजस्थान में लागू कर दो। तो इन्होंने जैसे इनकी बात की ना, तो राजस्थान में उस वक्त 3 संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी दोस्तों। एक तो थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा परिषद, एक तो थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा परिषद, दूसरी थी आपकी बौद्ध शिक्षा समिति, बौद्ध शिक्षा समिति, और तीसरा ग्रुप का नाम था दोस्तों यूनिसेफ। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर के एक साथ मिलकर के अलवर और जयपुर की, कौन से दोस्तों, अलवर और जयपुर की टोटल मिलाकर के 60 स्कूलों में, कितनी स्कूलों में दोस्तों, 60 स्कूलों में एक योजना शुरू की थी, जिसका योजना का नाम था भाई पायलट योजना। कौन सी योजना थी भाई, पायलट योजना। ये पायलट योजना क्या थी, 1 से 4 तक की कक्षाओं में, कितनी कक्षाओं में, 1 से 4 तक की कक्षाओं में इसे लागू किया गया था। 1 से 4 तक की कक्षाओं में इसको लागू कर करके 60 स्कूलें, और 60 स्कूलें कहाँ की थी, अलवर और जयपुर की 60 स्कूलें थी। तो अलवर और जयपुर की 60 स्कूलों में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था पायलट योजना। इसके तहत सीसीई को 1 से 4 तक कक्षाओं में पढ़ाया गया। और किस किसने शुरू की थी, तो एक का नाम था आपके प्रारंभिक शिक्षा परिषद, किस किसने शुरू की थी, 1 से 4 तक एक तो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जिसको भी हटा करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ दिया गया है, एक थी आपके यूनिसेफ, एक थी बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा। अलवर और जयपुर की 60 स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक की पायलट योजना लागू की गई, जिसमें सीसीई को क्या कर दिया गया था, चलाया गया था, जिसमें 1 से 4 तक के बच्चों को पढ़ाया गया था। तो ये बात चल रही थी दोस्तों 2010 की, तो वहां पर जो सत्र चल रहा था वो भी कैसा चल रहा था आपका 2010-11। इस सत्र में 1 से 4 तक इसको लागू किया, और इसको प्रभाव को देखते हुए इसी सत्र में 1 से 4 को बढ़ा करके कक्षा को कितनी कर दी दोस्तों, 1 से 5 तक कर दी। अभी तक भी राजस्थान के अंदर 1 से 5 तक ही सीसीई लागू है। कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिला कि 1 से 8 तक सीसीई लागू है, नहीं है, सीसीई 1 से 5 तक ही लागू है। ग्रेडिंग प्रणाली जो है ना वो 8 तक लागू है। ग्रेडिंग प्रणाली कक्षा 1 से 8 तक लागू है। बाकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 1 से 5 तक ही सीसीई को लागू किया गया है दोस्तों। तो ये याद रखना, उसी सत्र में 1 से 5 तक इसको क्या कर दिया दोस्तों, लागू कर दिया। ग्रेडिंग प्रणाली 1 से 8 तक लागू है। अब सब जगह पे इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। जैसे भारत के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए गुजरात पंचकुला में इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था ना, ट्रेनिंग सेंटर। तब राजस्थान में भी अगर सीसी लागू करे तो यहाँ पे अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, उनको सीसी पर काम करना थोड़ी आता है। तो यहाँ पे भी इसका है ना उदयपुर के अंतर्गत दोस्तों, कहाँ खोला गया दोस्तों, उदयपुर के अंदर, SIRT जिसको अपन कहते हैं अभी चलता है, उदयपुर के अंतर्गत इसको है ना खोला गया था। तो उदयपुर के, राजस्थान में उदयपुर जिले के अंतर्गत पहला इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। इसके बारे में, राजस्थान के बारे में हल्की हल्की चीजें आपको ये याद रखनी है। थोड़ी सी एक चर्चा और कर देता हूं मैं, एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान के 2 जिलों के अंदर, जयपुर और अलवर के अंतर्गत, जयपुर और अलवर, इन दोनों जिलों के अंतर्गत राजस्थान में पहली बार सीसीई के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई दोस्तों। कौन सी फिल्म बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये सीसीई काम कैसे करेगा, इसके ऊपर पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहां बनाई गई है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अलवर और जयपुर की स्कूलों के अंदर इसके ऊपर फिल्मांकन किया गया है। फिल्मांकन भी कौन सा किया गया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का फिल्मांकन किया गया है। तो मैंने कहा था ना, सीसीई का राजस्थान में जितना भी काम हुआ था वो मैक्सिमम काम हुआ था अलवर और जयपुर की स्कूलों के अंतर्गत हुआ था। तो ये राजस्थान के इतिहास में इतनी जानकारी आपको रखनी है कि 2010 में अलवर और जयपुर के ट्राई के तौर पर एक बार 7 स्कूलों में इसको लाया गया था, लागू नहीं हुआ था, पायलट योजना से ये लागू हो गया। अब से पूछे सर्वप्रथम कितने स्कूलों में लागू हुआ था, 60 स्कूलों में लागू हुआ था। लागू पायलट योजना भी हुआ था, लेकिन ट्राई 7 स्कूलों में किया गया था इसको निरीक्षण के तौर पर। तो 2010 के अंदर भी 3 संस्थाओं ने मिलकर के प्राथमिक शिक्षा परिषद, उसके साथ में थी यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा प्रणाली, इन तीनों ने एक साथ मिलकर के एक योजना का निर्माण किया जिसका नाम था पायलट योजना, जिसके अंदर अलवर और जयपुर की 60 स्कूलों के अंतर्गत सीसीई को चलाया गया, उसके प्रभाव को देखते गए। उस वक्त जो सत्र चल रहा था आपका 2010-11, उसी सत्र के अंतर्गत उन्होंने 1 से 4 की कक्षाओं में सीसीई पायलट योजना के तहत पढ़ाया। फिर उसी सत्र में कक्षा 1 से 4 बढ़ा करके उन्होंने कितनी कर दी दोस्तों, 1 से 5 कर दी थी। अब ये ना संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं हुआ था दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान में कुछ स्कूलों के अंतर्गत लागू हुआ था। ये आपको पूछ ले भाई, संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत सीसीई कब लागू हुआ था, तो संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों 2015-16 में। 2015-16 में लगभग राजस्थान की सभी स्कूलों के अंतर्गत क्या कर दिया गया था दोस्तों, सीसीई को लागू कर दिया गया था। तो संपूर्ण राजस्थान में जो सीसीई लागू हुआ ना वो कितने हुआ दोस्तों, 2015-16 में हुआ था।
बाकी अपन बात करें इसका प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में कहाँ खोला गया है दोस्तों, तो वो खोला गया है आपके उदयपुर के अंतर्गत, और राजस्थान में इसका पहला फिल्मांकन भी किया गया है। अब कुछ जगह पे क्या आता है दोस्तों, कुछ जगह पे आपको ये पूछा जाता है कि ये कितने चरणों के अंतर्गत लागू हुआ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा है कि गुरुजी ये बताइए कि सीसी राजस्थान में ना कितने चरणों के अंतर्गत लागू हुआ। तो चरणों की बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से ये माना जाता है ना, अगर पायलट वाली स्टडी को जोड़ देते हैं अपन तो 4 चरण प्लस 1 पायलट, टोटल कितने हो जाते हैं अपने 5। लेकिन पायलट वाले को नहीं जोड़ते तो टोटल चरण कितने हो जाते हैं आपके 4। कुछ लोग इसके 6 चरण भी बताते हैं, वो 6 ये बताते हैं कि ट्राई वाला जो है ना इसको भी इसके अंदर इन्होंने ऐड कर लिया। तो चरण लेकर के आपको इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कितने चरणों में लागू हुआ ये कोई वो प्रक्रिया नहीं थी कि इतने चरणों में लागू हुआ। जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे स्कूल बढ़ती गई। आपको तो बस इतना सा याद रखना है भाई ना, कुल कितनी पूरे राजस्थान में कब लागू हुआ था, 2015-16 में लागू हुआ था। सर्वप्रथम कितने स्कूलों में लागू हुआ तो 60 तक हुआ था। वर्तमान में कितनी कक्षा तक लागू हुए तो 1 से 5 तक लागू हुए। सर्वप्रथम कितनी कक्षा में लागू हुआ था तो 1 से 4 तक हुआ था। ये आपको याद रखना है। बाकी कितने चरणों में हुआ कितने चरणों में नहीं हुआ ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, आपको इतना उलझने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा ना आपको उतना ही पढ़ना है जितना रीड के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थी आपके इसके इतिहास के बारे में हल्की सी चर्चा कि भारत में कैसे आया और राजस्थान में कैसे आया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सीसीई को समझ लेते हैं दोस्तों। ये सीसीई होता क्या है दोस्तों। सीसी के अर्थ की बात करें दोस्तों, इसके अंदर 2 शब्द है। एक तो है आपका सतत, जिसको हम रचनात्मक भी कहते हैं, जिसको हम गुणात्मक भी कहते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर चलने वाला। निरंतर चलने वाले का मतलब क्या हो गया, जिस दिन बालक विद्यालय में आया है और जब तक विद्यालय में बालक रहेगा तब तक प्रति पल हर एक मिनट की क्रिया का उसका क्या करना है, आपको अवलोकन के द्वारा या विविध विधियों के द्वारा आपको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। इसको कहेंगे अपन निरंतर मूल्यांकन। दूसरा आता है दोस्तों व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम योगात्मक भी कहते हैं, जिसको हम संयुक्तात्मक भी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार की क्रियाएं जाती है। एक तो होती है शैक्षिक क्रिया जो आपकी कक्षा के अंतर्गत होती है, दूसरी होती है सशैक्षिक क्रिया जो पाठ्य वस्तु से जोड़ती हुई जो दूसरी क्रिया होती है वो कौन सी कहलाएगी, आपकी सशैक्षिक क्रिया हुई। तो सशैक्षिक क्रिया इसके अंतर्गत आती है। तो 2 प्रकार की क्रियाएं आती है, एक तो आती है आपकी शैक्षिक क्रिया और दूसरी कौन सी आ जाती है आपकी सशैक्षिक क्रिया। ये आपको हल्का हल्का सा आपको याद रखना है। तो सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर, और व्यापक का मतलब दोनों प्रकार की क्रिया, शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों को जोड़ करके मूल्यांकन करना कौन सा कहलाएगा, आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत बात करें कि शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सिंपल सी बात है, आपका पाठ्यक्रम है, आपका शिक्षण है, आपकी पाठ्य पुस्तक को लेकर के अध्यापक जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्रियाएं आपको करवा रहा है वो सारी शैक्षिक क्रिया आएगी। दूसरी आपका मानसिक विस्तार, सामाजिक विस्तार, व्यवहारिक विस्तार करने के लिए, मानसिक विकास करने के लिए यदि अध्यापक दूसरी क्रियाएं करवा रहा है जो शिक्षण से संबंधित है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी सशैक्षिक क्रियाएं। तो शैक्षिक क्रियाओं में ज्यादा समझने जैसी बात नहीं है। पाठ्य शिक्षण जो अपन कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित अध्यापक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, आपके शैक्षिक क्रिया हो जाता है। ये सशैक्षिक क्रिया है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर कला संगीत भी आता है, मानसिक कौशल, तर्क चिंतन आता है। इसको थोड़ा सा समझिए। अब इस सशैक्षिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए सशैक्षिक क्रिया, सशैक्षिक क्रिया, सशैक्षिक क्रिया में क्या क्या आता है दीजिए। सशैक्षिक क्रिया को मैंने 3-4 भागों के अंदर क्या कर दिया, मोटे मोटे तौर पर इसको बांट दिया। सबसे पहले बात करते दोस्तों जीवन कौशल। किसकी बात करते दोस्तों, जीवन कौशल। जीवन कौशल क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको सिंपल से समझिए। जीवन का मतलब तो आप समझते, जीवन कौशल का मतलब समझिए आप कुशलता से। कुशलता का मतलब प्रसन्नता, आनंदित। पहले जो पुराने जमाने में लेटर लिखते थे ना, तो वैसी लाइनें लिखते थे, हम यहाँ पे कुशल मंगल है, आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पे कुशल मंगल होंगे। इस कुशल का मतलब क्या, हम भी प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न होंगे। तो जीवन कुशल का मतलब, जीवन कौशल मतलब जीवन को आनंदित करने वाला। यानी अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर वह सारी क्रियाएं आती हैं जो बालकों को आनंद की अनुभूति दे, जिसमें बालकों को आनंद महसूस हो। वो सारी की सारी क्रियाएं किसमें आती है, इसमें। देखिए यदि बालक नृत्य कर रहा है, मुझे एक चीज बताइए, नृत्य कर रहा है तो क्या उसको आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, 100% होगी। बालक खेल खेल रहा है उसको आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बालक गीत गा रहा है, गायन कर रहा है, बालक को आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं होगी, 100% होगी। नाटक ड्रामा कर रहा है बालक, अभिनय कर रहा है बालक, यदि इसी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है तो उसको आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही। ये जितने भी क्रियाएं जो करने के बाद में एक बालक को आनंद की अनुभूति होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आ जाती है, आपके जीवन कौशल की क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। जीवन कौशल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपन बात करते दोस्तों नृत्य के, जीवन कौशल की क्रिया उसके अंतर्गत आ जाएगी। तो जीवन कौशल में आनंदित करने वाली सारी की सारी क्रियाएं आती है। इसको ना थोड़ा और आपको डेवलप से पढ़ना हो अंदर ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, स्वाभाविक भी होती है, एक अस्वाभाविक भी होती है।
ये हालांकि आपके नीड से ऊपर है, लेकिन पता नहीं वह क्रियाएं जिसमें कोई आदेश निर्देश नहीं हो, बच्चे अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, स्वाभाविक क्रियाएं, और जिसमें कुछ आदेश निर्देश दिए गए ना, वो जो क्रिया होगी ना, वो कौन सी होगी आपकी अस्वाभाविक क्रिया होगी। तो ये स्वाभाविक क्रियाएं और कौन सी अस्वाभाविक क्रिया है। जैसे एक बच्चा अपनी मर्जी से अपने घर के किसी कार्यक्रम के अंदर डांस कर रहा है, वह स्वाभाविक क्रिया है। वही डांस अध्यापक ने कहा कि वार्षिक उत्सव पर आप बच्चे तुझे डांस करना है, अब उसको निर्देश मिल गया, अब वो जो डांस कर रहा है वो क्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी अस्वाभाविक। बच्चे कक्षा के अंदर खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है, स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अध्यापक ने उनको आदेश दे दिया कि नहीं आज मकर संक्रांति ग्राउंड में आकर के खेलिए, अब ये अस्वाभाविक हो जाएगी। तो है ना, तो ध्यान रखना जिसमें आदेश निर्देश नहीं है वह स्वाभाविक, जिसमें आदेश निर्देश है वह अस्वाभाविक। इतना डिटेल से याद अगर आपको नहीं रखना है ना, तो सिंपल से याद रखना, जीवन कौशल, जीवन को कुशल बनाने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे, जीवन कौशल क्रिया कहेंगे। दूसरी क्रिया जो आती है दोस्तों आपके, वह आती है सामाजिक कौशल। दूसरा जो कौशल आता है कौन सा आता है आपके, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल को कैसे कहेंगे, सामाजिक कौशल के अंतर्गत क्या आएगा, सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है आपका बालकों के सामाजिक गुणों का विकास करना। जिस कौशल के अंतर्गत बालकों के सामाजिक गुणों का विकास होता है वो उसके अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जैसे प्रार्थना में पंक्तिबद्ध बना करके खड़े रहना, विद्यालय में आते अध्यापकों के पांव छू लेना, कक्षा के अंदर बच्चे का कक्षा के अंदर अध्यापक के आने पर सारे बालकों का खड़े हो जाना, ये कौन से कौशल का विकास करता है आपके, सामाजिक कौशल का विकास करता है। तो वह सारी की सारी क्रियाएं जो बालकों के सामाजिक कौशल का विकास करें, वो सामाजिकता का विकास करें, वो किस में चली जाएगी आपके सामाजिक कौशल में चली जाएगी। अब एक आता है दोस्तों स्वास्थ्य कौशल। स्वास्थ्य कौशल की क्रियाएं में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य कौशल का मतलब होता है दोस्तों वह सारी क्रियाएं जो बालक को स्वस्थ रखे, है ना, वो किसके अंतर्गत चली जाएगी आपके स्वास्थ्य कौशल में चली जाएगी। जैसे आप विद्यालय के अंदर आकर के बालकों के नाखून चेक करते थे, है ना, बालकों के बाल चेक करते थे, बाल बड़े हैं या नहीं है, दांत खराब है या नहीं, ड्रेस साफ पहन करके आया कि नहीं आया, जूते के अंदर सॉक्स पहन रखे कि नहीं पहन रखे, ये जितनी भी आप क्रियाएं कर रहे हो ना, ये कौन सी कहलाएगी आपकी स्वास्थ्य कौशल से संबंधित। आप बाल को क्या रखना चाह रहे हो, आप स्वस्थ रखना चाह रहे हो, तो यहाँ जो उत्तर होगा आपके बाल को जो स्वस्थ रखने की क्रियाएं होंगी वो कौन से जिसके अंतर्गत आएगी आपके स्वास्थ्य कौशल के अंतर्गत आएगी। इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते थे, जैसे इको क्लब का ये कार्यक्रम चलता था विद्यालय के अंतर्गत, जिसमें वृक्षारोपण कराया जाता था दोस्तों। वृक्षारोपण के अंतर्गत क्या होता था, बालों के स्वस्थ रहने की संभावनाएं बनती थी, जितने वृक्ष होंगे स्वस्थ प्राणवायु मिलेगी, स्वस्थ प्राणवायु में ना बाल को क्या कराती है, स्वस्थ रहने के लिए कहती ना। तो ये सारा का सारा कौशल किसके अंदर चला जाएगा आपके स्वास्थ्य कौशल में। एक आता है चिंतन कौशल, या इसी को कहते हैं अपन मानसिक कौशल। चिंतन कौशल या इसी को क्या कहते हैं अपन मानसिक कौशल। मानसिक कौशल या चिंतन कौशल की अपन बात करें कि मानसिक कौशल या चिंतन कौशल किसे कहेंगे, तो वह सारी की सारी क्रियाएं जिसमें बालक अपने दिमाग का प्रयोग करता है, मानसिकता का प्रयोग करता है, चिंतन करता है, तर्क चिंतन मनन करता है, वो सारी की सारी क्रियाएं किसमें चली जाएगी आपकी मानसिक कौशल के अंतर्गत चली जाएगी। जैसे कुछ आशुरचित उपकरण बनाते हैं बालक, वो किसका तर्क चिंतन मनन का इसके द्वारा बनाते हैं, तो मानसिक कौशल होगा। किसी जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही है, उसमें तर्क चिंतन मनन कर रहा है, इस प्रकार की कोई विमर्श हो रहा है तो तर्क चिंतन मनन कर रहा है, ऐसा कोई टॉपिक है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा आपके मानसिक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो क्रियाएं कहलाती है दोस्तों आपके शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आती है, सामाजिक कौशल, जीवन कौशल, मानसिक कौशल या स्वास्थ्य कौशल। तो हल्की हल्की सी जानकारी आपको इसके बारे में रखनी है, ये मैंने लिख भी रखा है ना। जीवन कौशल जैसे कला, संगीत, खेल कूद, मानसिक कौशल, तर्क चिंतन मनन, सामाजिक कौशल और आपका स्वास्थ्य कौशल, ये सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर आएगी आपके शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत। तो सतत का मतलब निरंतर, व्यापक के अंदर दो चीज आती है, शैक्षिक और क्रिया और शैक्षिक क्रिया। शैक्षिक क्रिया के अंदर पाठ्यक्रम शिक्षण और शैक्षिक क्रिया के अंदर जीवन कौशल, स्वास्थ्य कौशल, चिंतन कौशल, मानसिक कौशल, स्वास्थ्य कौशल जैसी क्रिया किसके अंदर चली जाएगी आपके, है ना, जीवन शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत चली जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के गुण और उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या गुण है, मेन गुण क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं सतत की, जिसको हम रचनात्मक और गुणात्मक भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन करने के क्या क्या गुण है, सतत मूल्यांकन के क्या क्या फायदे दोस्तों। तो सबसे पहला है निदान करना। यदि आप बालकों का निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो ना, तो बालक की समस्याओं का भी आपको क्या लगेगा, पता लगेगा। दूसरा इसी हिसाब से उपचार करना, निरंतर यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो, बालक की कोई समस्या है तो आप क्या करोगे, उसका उपचार भी करोगे। परामर्श देना, एडवाइस देना कि तुम जीवन में क्या करोगे, परामर्श देना। जैसे परामर्श देने का मतलब क्या, जैसे प्रार्थना सभा में कोई बालक है जो तबला अच्छा बजा रहा है, आप उसको क्या कर दोगे, परामर्श दोगे, बालक तुझे क्या करना है ना, जीवन में अगर आगे आसपास में कोई तबला बजाने वाला हो उसको और अच्छा सीख ले तो इसके अंदर अपना भविष्य बना सकता है। क्यों, सतत मूल्यांकन के द्वारा। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा ही ना बालक को रोजगार के प्रति उन्मुख किया जा सकता है। यदि अध्यापक निरंतर मूल्यांकन करे ना, तो 100% पता लगा सकता है कि बालक को भविष्य में क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। हमें ये पूछा जाता था कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, ये पूछना मूर्खता है ना। बालकों को क्या करना है, बालकों की क्रिएटिविटी से आपको पता लगाना है कि बालक ये जीवन में क्या बनेगा, फिर उसको परामर्श देना है कि तुम्हें इस तरह पे जाना है। तो परामर्श भी क्या हो जाएगा, इसका एक प्रकार का गुण हो जाएगा। फिर निर्देश देना, मान लीजिए कि कोई बालक जो है ना क्या कर रहे हैं, कोई बालक जो कक्षा के अंदर जो कुछ बालक है ना, अगर कक्षा के अंतर्गत क्या करने की
ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, उसको निर्देश दोगे। निर्देश किसके माध्यम से दोगे कि आइंदा इसकी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये किसके द्वारा, सतत मूल्यांकन के द्वारा ही किया ना। निरंतर आपने देखा कि कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मूल्यांकन किया, वो भी दे सकते। उपलब्धि का पता लगाना, एक बालक ने कितनी योग्यता प्राप्त कर रहा है उसका भी पता सतत मूल्यांकन के द्वारा। भविष्यवाणी कर देना, भविष्यवाणी कर देना मूल्यांकन के द्वारा। अध्यापक नहीं कहते कि गारंटी लिख ले इस साल तो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी उन्होंने देखी और क्रिएटिविटी के आधार पर उन्होंने पता लगा कि ये पढ़ नहीं रहा है, पास नहीं हो पाएगा। भविष्यवाणी भी इसके द्वारा की जा सकती है। बालकों की अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है और साथ में बालकों को मोटिवेशन, अभिप्रेरणा भी क्या की जा सकती है, बालकों को यहाँ पे दी जा सकती है। तो अभिप्रेरणा भी दे सकते हैं अपन। अधिगम स्तर की पहचान करना, बालक का अधिगम स्तर क्या है, सीखने की गति क्या है, कितना उसने सीख लिया है, इसका पता भी हम सतत मूल्यांकन के द्वारा लगा सकते हैं। शिक्षण में सुधार करना, आप यदि पढ़ाते पढ़ाते अगर निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो, आपको पता चला कि बच्चा सीख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, शिक्षण के अंदर चेंजेस करोगे, बदलाव करोगे, तो जाहिर सी बात है शिक्षण में सुधार भी इसके द्वारा किया जा सकता है। फिर आता है आपका सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी कि सभी तरीके का विकास जो है किसके द्वारा हो सकता है, आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। दोस्तों टीचरों को यह सीसीई का प्रयोग करना आता नहीं है। यदि सीसीई का वास्तविक तरीकों से प्रयोग किया जाए ना, भारत के अंदर बेरोजगारी 1% भी नहीं रहेगी, 100% क्या हो जाती है, बेरोजगारी समाप्त की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, इस सीसीई के द्वारा, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन के द्वारा केवल और केवल आपको इस चीज का पता लगाना है कि बालक अपने जीवन में क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है। ये किसके गुण कहलाएंगे दोस्तों, सतत रचनात्मक एवं गुणात्मक के गुण कहलाएंगे। इसके बाद अपन बात करें इस व्यापक के क्या क्या गुण होते हैं। व्यापक या जिसको अपन क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका क्या क्या गुण होता है दोस्तों, इसका दो ही काम है। व्यापक मूल्यांकन शैक्षिक और सशैक्षिक क्रियाओं को जोड़ करके किया जा रहा है, मतलब ये वर्ष के अंत में होगा। ये एक तो आपको कक्षा उन्नति कर सकता है, कक्षा प्रगति, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की घोषणा। दोस्तों कक्षा उन्नति और कक्षा प्रगति का मतलब समझिए, कक्षा उन्नति का मतलब होता है एक कक्षा से आगे वाली कक्षा में चला जाना। कक्षा प्रगति का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप बने हुए ना ए बी सी डी, ये ग्रुप है कक्षा के अंदर। मान लीजिए कोई सामान्य मंद बुद्धि का बालक है जो सी ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है, आपने उसकी प्रगति देखी कि नहीं, अब उसकी प्रगति थोड़ी अच्छी होगी, तो आप क्या करोगे, उसको इस सी ग्रुप में से निकाल करके बी ग्रुप के अंदर लेकर के आ जाओ, ये उसकी कक्षा प्रगति होगी। आगे कक्षा में चला गया वो उसकी कक्षा उन्नति होगी। बच्चा फेल हुआ या पास हुआ, इसकी घोषणा भी अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, इस व्यापक मूल्यांकन के। अब इसकी आवश्यकता कहो, उद्देश्य कहो या महत्व को, सब कुछ यही होंगे, गुण, आवश्यकता, महत्व, सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, ये के ये होंगे। तो ये सतत और व्यापक के मैंने गुण और उद्देश्य भी बता दिए। अब चलते हैं इनके क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो क्षेत्र एक नॉर्मल सी बात है, शैक्षिक और सशैक्षिक, ये इसके क्या कहलाएंगे, इसके क्षेत्र कहलाएंगे। तत्व की बात करें दोस्तों कि शिक्षक, इसके तत्व क्या क्या होते हैं, तो सिंपल सा याद रखना भाई, इसके अंदर तत्व जो होता है, एक तो होता है आधार रेखा का मूल्यांकन या प्रारंभिक योजना। दोनों, आधार रेखा का मूल्यांकन मतलब बालकों का आधार क्या है, वहां से आपको मूल्यांकन करना, प्रारंभ करना है, वहां से आपको सीसीई लागू करनी है। दूसरा आता है उपकरण, आप सीसीई करते समय किन किन उपकरणों का प्रयोग करो, किन किन उपकरणों की जांच करो, उपकरणों की सहायता ले लो। दूसरा आता है अवलोकन, ये सीसीई का मुख्य भाग है। सीसीई जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सर्वाधिक जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, अवलोकन के द्वारा। फिर आता है दोस्तों शिक्षण में बदलाव, शिक्षण में बदलाव इसके द्वारा कर सकते, शिक्षण में बदलाव ये तत्व है कि ये करने से क्या क्या शिक्षण में बदलाव कर सकते हैं। फिर रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन तो करने ही, जो मैंने आपको बता दिया। ये तत्व की हल्का से तत्व आपके आते नहीं, तत्व की बहुत डिटेल है, लंबी लंबी ये तत्व आपके आते नहीं, लेकिन हल्का सा तत्व के बारे में जानकारी लेना। आधार रेखा का मूल्यांकन, प्रारंभिक योजना, उपकरणों का चयन करना, अवलोकन करना, शिक्षण के अंदर बदलाव करना, रचनात्मक मूल्यांकन लेना, योगात्मक मूल्यांकन लेना, ये सब क्या है, इसके तत्व है। अब बात करते हैं उपकरण की, जिसे मैंने उपकरण, उसके अंदर तत्व, उपकरण कौन कौन से होते हैं, हल्के हल्के से उपकरण पढ़ लीजिए दोस्तों। एक तो उपकरण होता है अवलोकन, मैंने कहा ना अवलोकन इसका मुख्य भाग है। अवलोकन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आपका सीसी सतत मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरी आती है योजना डायरी, अध्यापक के पास में होती है योजना डायरी कि मुझे आगामी समय में क्या परिवर्तन करना है, विद्यालय में क्या चीज लानी है, वो योजना डायरी के अंदर। दैनिक डायरी, जो बच्चों के पास में जो दैनिक डायरी होती है जिसके अंदर वो नोट करता है, अध्यापक के पास में दैनिक डायरी होती है, तो उसके अंदर दैनिक डायरी के माध्यम से आप सतत मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे कि बच्चों को आपने इस तारीख को होमवर्क किया, उसने वापस उस तारीख को जमा कराया कि नहीं कराया, ये होमवर्क में देरी क्यों कर रहा है, ये निरंतर मूल्यांकन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो ये दैनिक डायरी भी। चेक वर्क, जो आप बच्चों का चेक करते हो, जैसे कॉपी चेक करते हो ना, रजिस्टर चेक करते हो, चेक वर्क के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, बालकों का निरंतर मूल्यांकन कर सकते हो। वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब जो आपने चेक किया है ना, उसको जो आप रिकॉर्ड रखते हो उसे हम कहते हैं वर्कशीट, इसके द्वारा भी पता लग सकता है। पेपर पेंसिल वर्क, बालक पेपर और पेंसिल से, कागज और पेन पर जितना भी कार्य करता है वो पेपर पेंसिल वर्क कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों को जो दत्त एवं प्रदत्त कार्य देते हैं उसके माध्यम से भी बालकों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
अभिभावकों के साथ में संवाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिभावकों के साथ में संवाद क्यों? क्योंकि अभिभावकों को बालक अपनी हर एक विद्यालय की गतिविधि बताता है, तो उसके द्वारा उनको पता चल जाता है कि कौन सा अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, किस विषय में कमजोर है बालक, घर पर क्या करता है, कितनी देर पढ़ता है, इसका मूल्यांकन अभिभावकों के साथ में संवाद कर सकते हो। फिर आता है आपका अन्य अध्यापकों के साथ में संवाद। अन्य अध्यापकों के साथ में संवाद करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मान लीजिए कोई बालक है जो गणित के विषय में मस्ती कर रहा है, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, तो शारीरिक दंड तो उसको टीचर दे नहीं सकेगा। फिर वो हिंदी वाले टीचर को पूछेगा, भाई ये इस नाम का बालक है जो केवल मेरी कक्षा में मस्ती कर रहा है या आपकी कक्षा में भी करता है, तो उन बच्चों का एक मूल्यांकन करने, केवल मेरी कक्षा में कर रहा है मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, सबकी कक्षाओं में कर रहा है मतलब समस्यात्मक बालक है। तो ये निरंतर मूल्यांकन के द्वारा इस चीज का भी पता लगाया जा सकता है। फिर एक होता है दोस्तों पीयर मूल्यांकन। पीयर मूल्यांकन का मतलब होता है छात्र के द्वारा छात्र का किया गया मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा आपका? पीयर मूल्यांकन। ये जो है ना, ये सारे के सारे सीसीई के उपकरण कहलाते हैं। इसके द्वारा सीसीई को ज्ञात किया जा सकता है, सीसीई का पता लगाया जा सकता है, इसके उपकरण कहलाएंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्रियान्वय एक सत्र में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको बारीकी से समझ लेना। एक सत्र में इसका क्रियान्वय कैसा होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। एक सत्र में यदि इसके क्रियान्वयन की बात करें दोस्तों, तो द्वितीय दो अवधियों के अंदर इसको बांट दिया जाता है, प्रथम अवधि और द्वितीय अवधि। एक सत्र होता है पूरा का पूरा, एक सत्र को दो भागों में बांट दिया, एक तो प्रथम अवधि और अंतिम अवधि। प्रथम अवधि होगी जो प्रथम 5 माह की होगी, अंतिम अवधि जो होगी वो कौन सी होगी? अंतिम 5 माह की। अप्रैल से लेकर के जुलाई से लेकर के अप्रैल तक अपना सेशन चलता है। हालांकि सीसी 12 महीने चलता है, अवधि जो है ना 6-6 महीनों की होती है, लेकिन 2 महीने बालक विद्यालय नहीं आते हैं, तो विद्यालय नहीं आते तो उनका इतना अपन सीसी के ऊपर निरंतर मूल्यांकन नहीं कर सकते। बाकी तो सीसी चलता 12 महीने है ना, अवधि भी 6-6 महीनों की होगी, इसीलिए अपन विद्यालय बालक नहीं आता ना, इसलिए अपन 2-2 भागों में बांट दिया। देखिए प्रथम 5 माह और अंतिम 5 माह, यानी कि पहले के जो 5 माह की अवधि होगी वो प्रथम अवधि कहलाएगी, अंतिम जो होगी वो कौन सी हो रहेगी? आपके द्वितीय अवधि कहलाएगी। प्रथम अवधि का जो पहला मूल्यांकन होगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, या जिसे हम कहते हैं FF1। दूसरा जो मूल्यांकन होगा प्रथम अवधि का दूसरा मूल्यांकन, वो कहलाएगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं FF2। ये तीसरा जो मूल्यांकन होगा वो कहलाएगा आपका योगात्मक मूल्यांकन प्रथम, जिसे हम कहते हैं SF1। तो प्रथम अवधि के अंदर टोटल 3 मूल्यांकन हो गए। पहला मूल्यांकन भी रचनात्मक, दूसरा भी रचनात्मक, और अंत में जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके योगात्मक। रचनात्मक, रचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन ये पहली अवधि के अंदर होंगे। यही क्रिया द्वितीय अवधि के अंदर भी होगी, लेकिन द्वितीय अवधि के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका भी पहला मूल्यांकन होगा रचनात्मक मूल्यांकन, लेकिन वो अब FF1 नहीं होगा, वो अब FF3 होगा, क्योंकि FF2 आपने यहाँ पे ले लिया है। फिर दूसरा मूल्यांकन यहाँ पे भी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन वो FF2 ना होकर के क्या होगा? FF4 होगा, क्योंकि FF3 ऊपर गया है। फिर तीसरा मूल्यांकन यहाँ पे भी योगात्मक मूल्यांकन भी होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि योगात्मक मूल्यांकन प्रथम नहीं होगा, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन प्रथम अपन ने प्रथम अवधि के अंतर्गत ले लिया है। यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन द्वितीय होगा दोस्तों। तो ये इसके कहलाएंगे मूल्यांकन। हर अवधि के अंदर 3 मूल्यांकन हो रहे हैं, रचनात्मक, रचनात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, रचनात्मक, योगात्मक। FF1, FF2, SA1, FF3, FF4, SA2, इस तरीके से चलेंगे। अब बात करते हैं इनके अंक भार की। तो दोस्तों जो रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं ना, इनके अंक भार होते हैं 10-10%। कितने प्रतिशत होते हैं? 10-10%। और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो होता है आपका 30%। यानी कि अपन 10 और 10 ये मिलाए तो ये हो गए आपके 20 और ये 30। एक अवधि जो है ना आपके 50-50% की हो जाएगी दोस्तों। कितने प्रतिशत की हो जाएगी? आपके 50-50% की एक अवधि हो जाएगी। तो रचनात्मक मूल्यांकन 20% और योगात्मक मूल्यांकन 30%। अब आपको प्रश्नों में कैसे उलझाएंगे जो देखना, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। सीसी के अंतर्गत प्रथम अवधि का अंतिम मूल्यांकन होता है, या आपके प्रथम अवधि अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन, प्रथम अवधि का द्वितीय मूल्यांकन होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ऐसे पूछेंगे। एक सत्र के द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन कौन सा होगा? एक सत्र द्वितीय अवधि का द्वितीय मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन। और लेवल बढ़ाएंगे तो ऐसे पूछ लेंगे। एक सीसी के अंतर्गत प्रथम अवधि के अंतिम मूल्यांकन का अंक भार होता है। प्रथम अवधि का अंतिम मूल्यांकन मतलब योगात्मक मूल्यांकन अंक भार 30%, ऐसे पूछ लेंगे आपको। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, एक प्रथम अवधि में कुल रचनात्मक मूल्यांकन का अंक भार होता है। अब देखो प्रथम अवधि में 2 रचनात्मक मूल्यांकन हो रहे हैं, तो रचनात्मक 10% और 10% टोटल कितने हो गए आपके? 20%। ऐसे भी पूछ सकता है। एक सत्र में कुल रचनात्मक मूल्यांकन का अंक भार, अब ये पूरा सत्र है, देखो ये एक रचनात्मक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। टोटल 4 रचनात्मक मूल्यांकन हो रहे हैं, 10-10% के हैं, तो अपन अनुमान निकाल देंगे ना 40% का हो रहा है।
एक सत्र में कुल योगात्मक मूल्यांकन का अंकवार तो 30 इधर और 30 इधर कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा। इतना सा आपको पता रखना है, 30 और 30 इधर 60, ये आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस तरीके से आपको प्रश्न घुमा करके पूछ लेगा। और यदि लेवल बढ़ा दिया जाए तो अनुपात पूछ लेगा आपसे, इसका अनुपात क्या होगा। अनुपात सिंपल है, देखो 0 से 0 काट दो, 2 के पावड़े से काटो 2, इसको काट दो 3, 2 अनुपात 3 आएंगे। पूछ ले भाई रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का अनुपात कितना होता है, तो 2 अनुपात 3 होता है। इतना सा आपको याद रखना है, लेकिन प्रश्न को देख करके पता लगाना है। प्रश्न यदि ऐसे पूछ रहा है रचनात्मक और योगात्मक का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3। प्रश्न यदि ऐसे पूछ रहा है योगात्मक और रचनात्मक का अनुपात कितना है, तो फिर 3 अनुपात 2 कर देना। प्रश्न में जो पहले नंबर पर होगा इधर अनुपात भी वो क्या आएगा, आपके पहले नंबर पर आएगा। ये होता है आपके 1 वर्ष के अंदर इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। इस तरीके से आपके सीसी का 1 वर्ष में क्रियान्वयन होता है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करें ग्रेडिंग प्रणाली, छोटा सा सिस्टम में बनाना भी आपको कई बार सिखा दिया दोस्तों। ग्रेडिंग प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। ग्रेडिंग प्रणाली कौन सी, सीबीएसई वाले आपको याद है, राजस्थान की ग्रेडिंग प्रणाली। और राजस्थान में 1 साल में क्रियान्वयन आपको कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। कभी ये ऐसे 3 कर देते हैं, कभी ऐसे 2 कर देते हैं, कभी ऐसे 4 ले लेते हैं, कभी एफए को चेक लिस्ट में भेज देते हैं, बार-बार चेंजेस हो रहा है। अभी तक जितनी भी बार प्रश्न आए केवल और केवल सीबीएसई बोर्ड को लेकर के आए, तो आपको याद भी सीबीएसई की रखनी है दोस्तों। राजस्थान के संदर्भ में इतनी याद नहीं, इसके में अलग-अलग सिस्टम है। 75 से 91 वालों को A+ दिया जाता है, हर बार चेंज होते हैं। जिनके आंकड़े हर बार चेंज होते हैं वो करंट जीके कहलाते हैं, अपने आप में संभावनाएं कम बनती है और आएगा भी नहीं, तो इतना उलझने की भी जरूरत भी नहीं है। तो ग्रेडिंग प्रणाली आती है दोस्तों। ग्रेडिंग प्रणाली से प्रश्न आते हैं कि एक बालक ने C+ अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने नंबर आ रहे होंगे। तो इसमें सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। ग्रेडिंग प्रणाली कैसे बनाना है, पहले उल्टी आपको गिनती लिखनी। उल्टी कैसे लिखनी है आपको, 100 के नीचे 90, 90 के नीचे 80, 80 के नीचे 70, 70 के नीचे 60, 50 और 40। यहां तक रुक के एक बार रुक जाना, यानी 100 से 10 कम कर दो, 90, 90 से 80, 70, 60, 50 और 40 ऐसे रुक गए आप। फिर देखो 100 की गिनती कहां से शुरू होती है, 91 से, इसके आगे लिख दो 91। 90 की गिनती कहां से शुरू होती है, 81 से, इसके आगे लिख दो 81। 80 की गिनती कहां से शुरू होती है, 71 से, इसके आगे लिख दो आप 71 लिख दो। इसी तरीके 70 की गिनती कहां से शुरू होती है, 61 से, तो 61 लिख दो। 60 की 51 से, इसके आगे 51 लिख दो। 50 की कहां से शुरू होती है, 41 से शुरू होती है, तो आगे आगे क्या लिख दो, 41 लिख दो। लेकिन 40 से आगे आपको 31 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, कि पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए कम से कम। तो 40 से आगे जो लिखना है आपको क्या लिखना है, 33 लिखना है। तो यहां तक कि आपकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी की पूरी हो जाएगी। अब अपन आगे चलते, देखिए ये जो होगा ना 91 से 100 वाला होगा, सिंपल सी बात है, इसको हम A+ कह देंगे, यानी इसको A+ भी कह सकते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं, इसको A" भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो 81 से 90 आ जाएगा उसको हम केवल A कह देंगे, या इसको हम A2 कह देंगे, या हम इसको A" कह देंगे। अब देखिए 71 से 80 वाला A के बाद में क्या आता है, B+, ये B1 या B"। सिंपल सी है ना। अब देखिए 61 से जो 17 वाला आएगा इसको हम केवल B कह देंगे, या इसको B2 कह देंगे, या इसको हम B" कह देंगे। 51 से 60 वाले को क्या कह देंगे, C+ कह देंगे, C1 कह देंगे, या इसको C" कह देंगे। 41 से 50 वाले को क्या कह देंगे, केवल C या C2, या इसको हम C" कह देंगे। लेकिन ध्यान रखना 33 से 40 वाले को केवल D कहेंगे, इसमें D+ वगैरह कुछ भी नहीं आता है। यहां तक हो गया दोस्तों। तो 0 से, क्योंकि सीसी का मतलब फेल करना ही नहीं, यहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती है। अब देखिए अब क्या हो गया, मान लीजिए हमने 33 से 40 तक तो कर दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 33 यहाँ पे आ गया ना, अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 32, क्योंकि 33 से 40 तक तो हो गया, यहाँ पे 32 आएगा। तो 20 से 32 जिसके नंबर आएंगे ना, उसको तो आप कह देना E+ या E1 या E"। और 20 से कम बिल्कुल गरीब बालक है ना, उसको क्या कह देना आप, E, या इसको कह देना E2, या इसको कह देना बिल्कुल E*। इस तरीके से आप आराम से ना क्या बना सकते हो, इस ग्रेडिंग प्रणाली को बना सकते हो। जब भी प्रश्न ग्रेडिंग प्रणाली का पूछे ना, अपने पेपर के ऊपर है ना, पीछे वाला पेज जो खाली आता है ना, उसके ऊपर 2 मिनट के अंदर है ना, तेज गति से चलती हुई आपको क्या करना है, बना देना। जैसे इसका निर्माण कर दिया, मतलब आपकी टेंशन क्या हो जाएगी भाई, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग प्रणाली बनाना। अभी तक सीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए ना, इस 2 चीजों को लेकर के पूछे गए, एक सत्र में क्रियान्वयन को लेकर के, और एक पूछे गए ग्रेडिंग प्रणाली को लेकर के। इन 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस ज्यादा करना है। राजस्थान के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि राजस्थान के अंतर्गत सीसी का क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है ना, इसके ऊपर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, और इसके ऊपर आपको ध्यान देना भी नहीं। अब अपन चलते हैं लास्ट में, राजस्थान के ऊपर यदि कुछ पूछ सकता है ना, तो ये चीजें जो अभी तक चेंज नहीं हुई, एक जैसी चलती आ रही है। पूछ ले भाई राजस्थान में A+ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र रूप से बालक, मतलब उस बालक को टीचर की बिल्कुल आवश्यकता की टीचर की जरूरत नहीं है, एक बार जो सिखाता है बालक अपनी इच्छा से सीख जाता है दोस्तों। तो स्वतंत्र रूप से बालक। दूसरा आ जाएगा आपका B का मतलब होता है अपेक्षित रूप से बालक। अपेक्षित रूप से बालक का मतलब क्या हो जाता है, कि बालक लगभग कभी-कभी अध्यापक की उसको जरूरत पड़ती है, पूर्ण रूप से वह खुद पर निर्भर नहीं है, कभी-कभी अध्यापक की उसको आवश्यकता पड़ती है। B आया मतलब कभी-कभी टीचर की जरूरत है।
सी आ गया मतलब पूर्ण रूप से अपेक्षित बालक है, मतलब उसको 100% टीचर की जरूरत पड़ती है, बिना टीचर के ये कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो ये चीजें इसके अंदर याद रखनी है आपको। ए प्लस का मतलब स्वतंत्र रूप से बालक, बी का मतलब अपेक्षित रूप में बालक, सी का मतलब पूर्ण रूप से अपेक्षित बालक। ये तीन चीजें आपको क्या रखनी है भाई यहाँ पे याद रखनी है। ये राजस्थान की सीसी के संदर्भ में था। अब राजस्थान में ये कहां से सीसी कितनी चलती है भाई, ए प्लस का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी किताबें देखोगे राजस्थान में तो है ना 4-4 रचनात्मक मूल्यांकन हो रहे हैं, 2-2 ऐसे हो रहे हैं, कुछ नहीं होते, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। केवल और केवल जो मैंने बताया ना भाई, ये आपके लिए रीट के लिए साफ एंड स्पष्ट है। इसके बाद आपका रीट का सीसी कुछ ही नहीं, जितना है जो इसी के अंदर घूम फिर करके यही जाएगा, यहाँ से बाहर जाने वाला ही नहीं। कहां से प्रश्न आते और कहां से प्रश्न नहीं आते ना, ये दिमाग लगाना जरूरी है। तो ये था दोस्तों आपका सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सबके लिए महत्वपूर्ण है ना, रीट फर्स्ट लेवल वाले, एसएसटी वाले या साइंस वाले, सबके लिए ये सीसी क्या आएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण आएगा। पढ़ाने को तो ये सीसी में आपको 2 घंटे तक धीरे धीरे ना, जो दूसरे टीचर पढ़ाते वैसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं खाना चाहता। टाइम खाने का मतलब समय कम है, तो जितनी गति से पढ़ सकते हो ना पढ़ लो। बेटर तो यही है, इसको मैं धीरे धीरे समझाते पढ़ाऊंगा 2 घंटे निकल जाएंगे, क्या मतलब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये टारगेट है, थ्योरी क्लास जो कितनी भी होना 30 से 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी क्लास भी होना क्या हो जाए आपकी खत्म हो जाए। मैं बिल्कुल तेज गति से पढ़ाता हूं ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब एक बार आपके स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो एक बार, है ना, मैं जल्दी जल्दी से कह रहा हूं। ये था दोस्तों आपका सीसी। मिलते हैं अगली क्लास में नए थ्योरी क्लासेस के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए भाई। राधे राधे।